Now we are going to discuss 5th September JEE Mains मॉर्निंग शिफ्ट पेपर। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कैपेसिटर टॉपिक का है। इसमें कह रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, उनके कैपेसिटेंस CN 2C है और वो चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस VN 2B से, और फिर इनको पैरेलली कनेक्ट करा है सच दैट एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है। जब इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने से पहले अगर मैं दोनों में चार्जेस देखूंगा, वो दोनों में जो चार्जेस होगा, मान लीजिए अभी दोनों ज्वाइंट नहीं, ठीक है। अभी मैंने इसको ओपन कर दिया, तो दोनों में चार्ज इनिशियली जो होगा भाई कैपेसिटेंस है एक का C और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये हो गया CV चार्ज। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो जाएगा, और दूसरे वाला है जो वो है 2C इंटू 2V करोगे तो अब आएगा 4CV, और एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ओके। और जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे तो चार्जेस कुछ जो होंगे ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा कुछ होगा कि एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे आप ये जो मैंने वायर से के थ्रू जो दोनों प्लेट अटैच हैं, इनमें जो टोटल चार्ज होगा वो एक फिक्स अमाउंट चार्ज होगा, वो एक फिक्स अमाउंट चार्ज होगा। चाहे आप इस प्लेट की बात कर लें, चाहे इस सेगमेंट की बात करें, जब हम की को क्लोज करने के बाद की बात करें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये चार्ज फिक्स रहेगा, ठीक, तो एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जब इनको हम जोड़ देंगे तो चार्जेस जो होंगे वो कुछ चेंज रहेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल मान लीजिए जब मैंने ज्वाइन कर दिया कि क्लोज कर दिए, उस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 मान लो, ठीक है। जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो एक्चुअली ऐसे होगा कि आप कोई भी एक प्लेट से जोड़ते हुए दूसरी प्लेट जो है उसमें टोटल चार्ज है, उसका फॉर्मूला, उसका वैल्यू पुट कर दे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4CV माइनस CV अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है वो आ जाएगा तुम्हारा V ऑन सॉल्विंग। C इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3C बिकॉज दे आर इन पैरेलल, ठीक। तो कॉमन पोटेंशियल आ चुका है, उसमें बोला है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बस UF बराबर 1/2, एक का कैपेसिटेंस C है, C इंटू V स्क्वायर प्लस दूसरे का कैपेसिटेंस है 2C, 2C इंटू V स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा आपका 3CV स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन जो आया है वो हमारा 3CV स्क्वायर बाई 2 आया है, तो उसका ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज गिवन, प्रेशर भी गिवन है, ओके। प्रेशर हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी क्लोज, तो आप उसको आप आई थिंक रो GH वाले फॉर्मूले से प्रेशर फाइंड कर सकते हैं आराम से हम लोग। क्वेश्चन पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे है ना, कैपिटल N की वैल्यू पूछी मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से देखना जरा, तो हमारे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NKT। यहाँ पे N बराबर आ जाएगा PV अपॉन K टाइम्स ऑफ T, ठीक है। हमारे पास प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, K हमारा एक कांस्टेंट टर्म है,
मे बी ये आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। और टी है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड फर्स्ट। तो हमें इस क्वेश्चन पे एनर्जी देखो दे रखी है उसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमको फॉर्मूला पता है, उस काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT। तो यहाँ से तुम्हारा टी आ जाएगा 2E/3K। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस पे इक्वेशन 1 मान लो, वैल्यू पुट करेंगे यार, PV/K इंटू टी की वैल्यू है 2E/3K, 2V/3K। के से देखो मैंने बोला था ना, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 PV/P आ गया है आपका एक्सप्रेशन। तो आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट n इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, आपके थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का है। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, इस पे चार्ज आर है, रेडियस आर है, चार्ज है उस पे, कैरी द चार्ज q प्लस small q distributed uniformly over its volume. A very small point like a piece of its mass m get detached from the bottom of the sphere. I think ये वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। Fall down vertically under gravity. This piece it carries a charge plus q. यानी कि पहले जो चार्ज था वो था क्या, एक तरीके से q प्लस q का टोटल, बट उसमें से q जो है अलग होके नीचे गिरने लगा है, तो हमारा ये सिर्फ बचेगा क्या, कैपिटल q। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग ये ऐसा मान लेता हूँ कि एक कैपिटल q चार्ज है, कैपिटल q चार्ज का एक स्फीयर है, और ये एक स्मॉल q चार्ज का पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि हमको काम वैसे ही करना है। तो अभी कह रहा है कि इफ इट एक्वायर्स अ स्पीड v, v स्पीड एक्वायर कर रहा है, y हाइट गिरने पे, y नीचे गिरने पे क्या इसका स्पीड होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, वी कैन कंजर्व एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एक काम करते हैं, वी हैव वी कैन अज्यूम जस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं के आई कर देता हूँ, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, तो अच्छा, जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इनिशियल वाली तो वो जीरो है, बिकॉज वहां पे जस्ट डिटैच होकर गिरा है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की खास बात यह है कि हमें एक रेफरेंस लाइन एज्यूम करनी पड़ेगी, तो मैंने इसी लाइन को रेफरेंस मान लिया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप स्फीयर का तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज का सेंटर ऑफ मास जो है उसी के ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई कर जाएगा, जो कि सर्कमफ्रेंस पे ही लाई कर रहा है। सिर्फ पार्टिकल का पोटेंशियल लिख लो तो स्मॉल एम जी कैपिटल आर। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब लिखोगे आप, तो उसमें आप इस पार्टिकल और इसके बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो लिखो पहले तो, के क्यू बाई कैपिटल आर। दूसरा आप इसका सेल्फ एनर्जी भी लिख सकते हो, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्यों, क्योंकि जब आप इक्वल टू करके आरएचएस में लिखोगे ना पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली, उसमें भी आपको वो लिखना पड़ेगा, तो कैंसिल ही हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू हाफ। अब के एफ की बात करते हैं तो उस पॉइंट की स्पीड, जिस पॉइंट की स्पीड हमें फाइंड करनी है, हमें इस पॉइंट की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, इस पॉइंट की स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन इन शॉर्ट, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो अभी वो पार्टिकल कितने नीचे हो गया से रेफरेंस लाइन से, एम जी वाई प्लस आर इतना नीचे हो चुका है। ठीक है, प्लस अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेंगे, ए क्यू क्यू ऑन आर प्लस वाई। ठीक, अभी आपके पास सारा कुछ चीजें अवेलेबल है ना। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो
ये वाला माइनस एम जी आर और ये वाला जो एम जी को मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है, तो बस सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्टली वही लिख दे रहा हूँ, बस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वो ऑन सिंप्लीफाइंग रिजल्ट आने वाला है 2g प्लस k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन m इंटू r प्लस y एंड ब्रैकेट y। मैंने 20 बार टर्म्स में इसलिए लिखा है बिकॉज हमारा जो एक्सप्रेशन है, ऑप्शंस जो है वो इसी के फॉर्म में है, 20 बार के फॉर्म में है। तो हमारा ये आंसर है, तो उस आंसर के अकॉर्डिंगली देख लो क्या रिजल्ट आना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए, विच आंसर मस्ट बी करेक्ट। ऑप्शन 03, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही जो है वो हमारा मैच करता है, अगर देखोगे आप जी प्लस क्यू। अच्छा, इन्होंने के को 1/4 पाई एप्सिलॉन में ब्रेक कर दिया, तो मैंने भी किया है, मैंने के लेके सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक पैरामेट्रिक्स का है। ठीक है, और बहुत बेसिक चीजें लगेंगी इसमें। तो उसमें आपको देखो कह रहा है कि एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है एयर में, above point A on the ground, इस पॉइंट ए के ऊपर जा रहा है। A girl standing at distance D, यानी यहाँ पे D डिस्टेंस पे एक गर्ल यहाँ पे स्टैंड है और sees it at angle 45 degree with respect to the vertical when the balloon climbs up। तो बैलून क्लाइंब कर चुका है h1 हाइट, तो वो देख रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब फर्दर और जब ऊपर जा रहा है, h2 और ऊपर गया, तो उसी गर्ल, वो गर्ल यहाँ सी पॉइंट पे आ गई, उसको वही एंगल 60 डिग्री दिख रहा है। तो आई थिंक इसमें हमको बताना है हाइट h2 बतानी है। तो सिंपल है, अगर मैं बात करूँ इससे पहले इस पॉइंट को अगर तुम P मान लो, है ना, तो आप ट्राइंगल ए पी बी देखेंगे तो आप बहुत आराम से देख पा रहे होंगे कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h1/d आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से आपका h1 जो आ गया वो d के बराबर आ गया। ठीक, फिर अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ले लूँ इस पॉइंट को मैं क्यों मान लेता हूँ, ट्राइंगल ए क्यू सी की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h1 प्लस h2/d, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें एक्चुअली में निकालना तो h2 है। अच्छा, एक मिनट जरा वेट करना प्लीज, यहाँ पे 60 की जगह 30 होगा बिकॉज एंगल वर्टिकल से गिवन है ना ये वाला। ठीक है, हमने इसको परपेंडिकुलर माना है, तो ये एंगल जो होगा दिस मस्ट बी 30 डिग्री। ठीक, क्लियर है बात। यहाँ से h1 प्लस h2 बराबर b/√3। b की वैल्यू एक मिनट, यहाँ जो बेस होगा ना बच्चों वो है हमारा टेक्निकली अभी b प्लस, ध्यान से देखोगे तो वो है b प्लस 2.464d। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ऊपर जब आएगा नीचे √3 तो आएगा, यहाँ पे d कॉमन कर लोगे और उनको जोड़ दोगे तो ये आएगा 3.464 इंच। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इस वाली इक्वेशन से d इज इक्वल टू h1 वाले से h1 निकाल के यहाँ रख दीजिए, d प्लस h2। ठीक है, d प्लस h2 इज इक्वल टू 3.464 अपॉन √3 इंटू डी। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ये वाला, यहाँ से अब h2 फाइंड करोगे एट द एंड में तो मैं आपको सीधे रिजल्ट लिख के दिखा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा d के बराबर ही। h2 जो आएगा अप्रोक्सीमेशन में वो d के बराबर ही आता है। ठीक है, इसलिए इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, ये फोर्थ हो गया हमारा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, इसका आउटर रेडियस गिवन है
और इनर रेडियस गिवन है और दैट इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर सरफेस, वाटर में सबमर्ज्ड है वो, ठीक है। इनर रेडियस सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें उस सेल का मटेरियल का जिससे वो फॉर्म है उसका डेंसिटी पता चल गया अभी। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो वो जस्ट समझ अगर है तो उसका मतलब उस पर नेट फोर्स बैलेंस होगा। आई कैन से बाइंड फोर्स जो होगा तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और बाइंड फोर्स जो लग रहा होगा उसके पूरे वॉल्यूम पे लग रहा होगा। वो लिक्विड वी बॉडी इंटू जी इज इक्वल टू एम जी की बात करोगे तो एम एम मतलब हो गया उसका मास। तो मास अब लिखोगे तो लिखोगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसमें बना है इनटू वो वॉल्यूम जिसमें वो मटेरियल फील्ड है। वो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, इनटू जी। समझ में आ गया बात? बताइए, ये जी से जी कट गया। अब वो लिक्विड तो वन हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी अगर बात करोगे तो इसको आप 4/3 कैपिटल आर क्यूब लिखोगे। देखो पॉइंट समझना, जब सबमर्ज की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेस वॉल्यूम जो होगा उस पे आप वॉल्यूम जो लोगे वो यही लोगे ना, ठीक है। और जो एम मटेरियल का डेंसिटी हो गया 27/8, 27/8 इंटू वाटर का डेंसिटी वो भी वन हो जाएगा। और उसके बाद आप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो अभी जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, मैं देख पा रहा हूँ। तो बस इसको भी वही पॉइंट है कि ऑन सॉल्विंग इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो यू व्हाट यू विल गेट r इज इक्वल टू 0.88 r। अब ये वैल्यू आ रहा है हमारा ऑप्शन में दे रखा है कुछ रेशियोज में, लाइक 8/9 2/3। जो नियरेस्ट आंसर होगा वही देख लो आप। मुझे यही लग रहा है फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 8/9 r। ओके, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन है। Activities of three radioactive substance A, B, C are given by the graph. The time period जो है तीनों के उनका रेशियो फाइंड करना है। तो आपके पास वो तीन स्ट्रेट लाइंस हैं और तीनों स्ट्रेट लाइंस जो है वो उनके रेडियो एक्टिव और टाइम वर्सेस में रिलेशन शो कर रहा है। जैसे कि हम लोग अगर रेडियो एक्टिविटी का टाइम में रिलेशन पढ़े, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो एल एन आर इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस ये लैम्डा टी आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में ग्राफ एल एन आर वर्सेस टाइम है ना, तो मुझे उसी फॉर्म में थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा तो माइनस लैम्डा जो है दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप, ठीक है। और ठीक है ना, तो यहाँ से अभी अब आगे बात करें अगर हम, तो हमें एक तरीके से लैम्डा जो है वो स्लोप ही देखना है ना खाली, ठीक है। तो अगर आप फॉर ए के लिए बात करें तो लैम्डा ए जो होगा उसका स्लोप हो जाएगा, ए का स्लोप क्या होगा 6/10। और लैम्डा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ जो होता है वो ये होता है ln2/t टी हाफ। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये मिलेगा तुम्हें 10/6 ln2, ठीक है। जैसे एल बी लैम्डा बी निकालेंगे तो लैम्डा बी होगा तुम्हारा 6/5, जिसको आप लिखोगे ln2/ई बी। तो यहाँ से तुम्हारा ई बी आ जाएगा। अच्छा, अभी टीबी जब फाइनलाइज करोगे तो उसमें ऊपर 5 आएगा, नीचे 6 आएगा, है ना। ऊपर 5 आएगा और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब आते हैं हम सी वाले के लिए। तो सी वाले का जब स्लोप का मॉड लिखोगे 2/5 आ जाएगा और ये ln2/TC हो जाएगा। तो बच्चों जब यहाँ पे TC लिखोगे, TC का एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारा 5/2
है ना, 5/2 ln 2। बट अगर मैं ऊपर वाले देखूंगा, एक्चुअली मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो डिनोमिनेटर में 6 है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा वो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार बनने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा वाला एक्सप्रेशन है उसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा 15, तो भाई अगर मैं 5/2 आएगा 15/6, ये आ जाएगा। ठीक है, 15/6 ln 2। ठीक, ओके, ये एक्सप्रेशन सभी को क्लियर हो गया आई थिंक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, बस अभी यहीं से आपको टी ए रेशियो, टी बी रेशियो, T3 फाइंड कर लेना है। तो आप देखोगे तो 6 सबके डिनोमिनेटर में है, ऊपर 10, 5, 15 है, ये आ जाएगा 2:1:3 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया, मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो हो गया वो आ गया तुम्हारा थर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 गैस का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रेक्स का है। इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट when the tube is filled with water up to a height of 70.0 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, तो जो ऊपर की लेंथ हो गई वो हो जाएगी, मैं अगर टोटल लेंथ मान लेता हूँ एल मान लेता हूँ, तो अभी जो L1 आ जाएगा वो आएगा L-17। ठीक है, L-17 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद वाटर लेवल रेज करा है, बॉटम से हाइट हो गया 24.5 सेंटीमीटर, तो अभी L2 हो जाएगा L-24.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, उसी से रिलेटेड है, तो उसमें अगर याद करोगे तो एक एक्सप्रेशन होता था L1 - L2, मतलब वो जो कॉलम में जो लेंथ आती थी, तो L1 - L2 इज इक्वल टू होता था λ/2, तो उसी को तुम्हें बस यूज कर लेना है। ठीक है, L-17 माइनस L+24.5 बराबर लैम्डा, लैम्डा मतलब हो गया म्यू, v इज इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा, म्यू इंटू लैम्डा होता है, लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा v अपॉन म्यू, और अगर आप चाहो तो 2 को RHS LHS में ले आओ। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2200 हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और उसमें भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है क्वेश्चन ये। उसमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने की बात हो रही है, और वोल्ट मीटर का जो रेंज आ रहा है वो 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अच्छा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ यहाँ पे, तो रीडिंग फ्रॉम वोल्ट मीटर जो हमें चाहिए मैक्सिमम, वो पहले वाले केस में 1 वोल्ट चाहिए, और इसको जब हम लगाएंगे, जब ये चाहिए रीडिंग मुझे, तो उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस जो लगाना पड़ेगा सीरीज में गैल्वेनोमीटर की, वो R1 रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। बस ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जब मुझे उसकी मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, 2 वोल्ट करनी है, तो मुझे रेजिस्टेंस जो मैं लगा रहा हूँ ना वो बढ़ाना पड़ेगा, वो हो गया तुम्हारा R2। ठीक है, बस इतना एक्सप्रेशन हो गया। वो R2 बढ़ा दिया, मतलब R1 प्लस R2 प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है या बात? तो यहाँ पे अगर आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे तो आई थिंक तुम्हारा जो IG है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू R1 प्लस जी अपॉन R1 प्लस R2 प्लस जी आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस जी। इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एरर एनालिसिस से है। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
इसमें आपको जेड में एरर निकालनी है, परसेंटेज। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ सिंपली 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2/3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। सी में करोगे तो 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 और 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब आपको इंडिविजुअली ए बी सी डी में परसेंटेज अगर आपको पता है, ए में है 2% की, बी में है आपको 1.5% की, सी में है 4% की और डी में है 2.5% की। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आपको ये 14.5% मिल जाएगा। ठीक, जेड में परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th। ये हमारा रोटेशन टॉपिक से रोटेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक व्हील बता रहे हैं कि एक व्हील है, दैट व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली अंडर एंड विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। व्हील का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट नेग्लिजिबल है, हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। अनदर व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3i जो कि इनिशियली रेस्ट में है, इससे आगे कपल्ड हो गई और एक साथ घूमने लगी। ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ स्टेप होना चाहिए। मान लीजिए इनिशियली पहले ये एक व्हील मान लो या डिस्क मान लो, व्हील को हम डिस्क के लेके कर सकते हैं। ये मान लीजिए समथिंग ओमेगा से घूम रही थी पहले और ये कुछ सेपरेटली होगी। जब दोनों साथ में आ गए, जब दोनों साथ में आ गए तो कंबाइन घूमने लगेंगे, कंबाइन एंगुलर स्पीड से घूमने लगेंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम जो होगा आपका वो कंजर्व होगा, बट कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लॉस हो जाएगी आपकी, और वो कंबाइन ओमेगा से कुछ ऐसे घूमने लगेंगे मान लो। ठीक है, ओमेगा डैश मान लो। सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये लगा लो, फ्रॉम, अगर बात करी जाए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप एल आई इज इक्वल टू एल एफ, यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हो रहा है, रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम ले लेंगे। अच्छा, दूसरा जो बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 आई है। ठीक है, तो इनिशियली खाली छोटा वाला व्हील घूम रहा था, फाइनली दोनों कंबाइन घूम रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हारा जो कंबाइन ओमेगा डैश है वो आ चुका है भाई, पहले वाले का ओमेगा बाई 4। ठीक, बात समझ में आ गई। अब अगर आप बात करें तो हमें बताना है फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वी हैव टू फाइंड के आई माइनस के एफ अपॉन के एफ। इसी का एक्सप्रेशन लिखना है हमको। के आई हो गया हमारा अकेले फर्स्ट वाले व्हील का काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली सेकेंड वाली रोटेट कर ही नहीं रही थी, फाइनली क्या हुआ, दोनों लोग साथ में रोटेट करने लगे। एंगुलर स्पीड कितनी, ओमेगा बाई 4, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 16 बन जाना चाहिए अपॉन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो अभी आपको मिलेगा 3/4। क्या मिलेगा, 3/4। तो अभी आपका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो गया तो ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये 10th हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल है, दैट इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। विद इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ अ फोटोडायोड, फोटो करंट मैग्नीट्यूड, फोटो करंट का मैग्नीट्यूड में चेंजेस कैसे आएगा। अगर आप बायसिंग वोल्टेज चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ जाएगा,
बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स होंगे, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं जो एनर्जी उस मेटल प्लेट्स पे इंसिडेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, करंट इनिशियली इंक्रीज करेगा बट जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी है वो फिक्स हो जाएगी, यानी फाइनली वो सेचुरेट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा थ्योरेटिकल है बस, इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में आते हैं 10th नंबर, सॉरी 12th नंबर। 12th नंबर क्या कह रहा है? फॉर अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, the relation between object and image distance u and v respectively from its pole can be best represented by u and v is the reference line। देखो u and v वाली जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये रेफरेंस लाइन है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किन किन पॉइंट्स पे यू और वी सेम हो सकते हैं। जैसे मैं पहले ग्राफ के बारे में बात करूँ अगर, तो वो इनिशियली यू और वी सेम दिख रहे हैं, और इस पॉइंट पे दिख रहा है कि यू और वी सेम हो रहे हैं, है ना। बोलो, ठीक है ना। चलो, तो मैं एक तरह से ग्राफ ही जज करना, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। देखो, कॉनकेव कॉनकेव लेंस से अगर आपने इमेजेस फॉर्म करी हो, तो आपने देखा होगा कि, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया, और अगर आप यहाँ पे एक नाइट्रेट डालें पैरेलली, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके। जब इन्हें पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे यही वाला जो पॉइंट होगा इसका, उसी को हम बोलेंगे फोकस वाला पॉइंट, ठीक है। और ये जो इमेज होगी, देखो बैकवर्ड एक्सटेंड करने से मिल रही है, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, तो आप देख रहे हो कि इमेज बन रही है फोकस पे। अगर आप अदर देन कहीं पे रखेंगे ना, अदर देन जनरल पॉइंट पे, तो इमेज जो बनेगी वो, अगर आप u की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी रख दें, तो जो v होगा वहाँ लेस देन फोकल लेंथ आएगा, ठीक है। और एक और बात, अगर आप ऑब्जेक्ट एकदम पोल पे ले जाएं, u जीरो कर दें, तो v भी जीरो हो जाएगा। इन्हीं तीनों बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, तो आई थिंक आपको अपना रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। ओके, कैसे देखो, बताओ अभी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। एक बात होता है कि u और v सेम जो है सिर्फ एक ही पॉइंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ग्राफ तो इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। ये वाला तो नहीं होने वाला है, फोर्थ वाला, ठीक है। हमें एक तरीके से एलिमिनेशन वाला प्रोसेस देखना होगा, ओके। हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन वाला प्रोसेस देखना होगा। इस ग्राफ में देखो, तीसरे वाले में कर, तो अगर मैं ये बात करूँ, ये यू है, ये तुम्हारा देखो वी आ रहा है, दिख रहा होगा कि इस ग्राफ में ऐसा दिख रहा है कि वी की वैल्यू यू से ज्यादा है, बट वी ज्यादा नहीं है, वी इज लेस देन यू। मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड सही हो गया आपका, ठीक है। ये 12th हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक देखो, इलेक्ट्रिक पावर लाइन है हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, डिलीवर, कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 1 किलोवाट एट दिस सोर्स। इफिशियंसी पूछिए, देखो इफिशियंसी जो होती है ना बच्चों, वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट अपॉन इनपुट में अगर आप डिस्कशन करोगे, आउटपुट का मतलब वही हो गया जो वो डिलीवर कर रहा है, ये आउटपुट हो चुका है। इनपुट क्या हो गया कि इस प्रोसेस में एक पावर लॉस भी हो रहा हो। तो अगर मैं पहले पावर लॉस निकालने की कोशिश करूं, पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, बट वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ करंट, बट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड 50/11 एम्पियर करंट। अभी आप इसको पावर लॉस के एक्सप्रेशन में रख देंगे, 50/11 the whole square into r, and the value of the r is 2। on simplifying ये 41.322 आएगा, ओके। तो आपका जो पावर इनपुट हो जाएगा ना फिलहाल, वो एक होगा 80,000 जो डिलीवर कर रहा है, प्लस ये लॉस वाला भी हो जाएगा,
41.322। और पावर आउटपुट के बारे में अगर बात की जाएगी तो वो आपका हो जाएगा 1000। ठीक। अगर आपको इफिशियंसी फाइंड करनी थी, ठीक है, तो बस अभी आपको क्या करना है, 1 into 100 कर देना, बिकॉज दे हैव आस्क्ड इन परसेंटेज। 1000 अपॉन 1000 प्लस 41.322 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 96%। ये इफिशियंसी आ रही है, ठीक है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो हो गया इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेव्स, साउंड वेव। इसमें कह रहा है assume that displacement of the air is proportional to the pressure। तो ये प्रेशर वेव एंड प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है डेल्टा पी, डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है वो सभी को आता है। बेस में हमने पढ़ रखा है, दैट इज एस इंटू बल्क मॉडुलस इंटू के। ठीक है, तो यहाँ से एस बराबर कितना आ गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन बी। ई मतलब हो गया यहाँ पे रो बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यहाँ से रो बी स्क्वायर आ गया, और ये के को आप लिख सकते हो ओमेगा अपॉन वी। बोलो, ठीक है, वी से एक भी कैंसिल हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा की वैल्यू को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, दैट इज ये बना रो वी और ये बना 2 पाई एफ। तो आपके पास ध्यान से देखोगे तो डेल्टा बी भी है, ठीक है, डेल्टा बी का वैल्यू गिवन है आपको, वी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। नाउ जस्ट यू हैव टू सॉल्व। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ना इसमें एक ऑर्डर बताना है। तो जो ऑर्डर आएगा 3 मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी में अगर मैं ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इस तरह का आ सकता है, ठीक है। ऑन सिंपलीफाई आप कंपेयर इसको ना ऑप्शन से करना पड़ेगा, इसको आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना और फिर यहाँ से जो आंसर आएगा उसको मैच करना। तो ये और ये लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आ रहे हैं, ठीक है, नियरेस्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज 15 नंबर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन पे ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट r by 2 is given, that same gravity is at depth d में at depth d है, तो हमें d by r का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी आप ऐसे बोल सकते हो कि g at height r by 2 is equal to g at depth d। ठीक, तो बस अभी आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, करना g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का स्क्वायर, और डेप्थ वाले का फॉर्मूला हो जाएगा g आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, तो आपको यहाँ से b अपॉन आर ई मिलेगा। आर ई मतलब आर ई है यहाँ पे 5/9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन 3 हो गया। आई होप क्लियर होगा सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Here is the next question. This from kinematics. ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लगेगी, बाकी ऐसा क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है। एक फूड पैकेट है आपके पास, सॉरी एक हेलीकॉप्टर है जो फूड पैकेट रिलीज कर रहा है। अच्छा, हेलीकॉप्टर वर्टिकली जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन जी, और जब वो एच हाइट पे पहुंच गया, मतलब ग्राउंड से स्टार्ट किया होगा, कंटिन्यूसली ऊपर एक्सीलरेट कर रहा होगा, एच हाइट पे पहुंचने के पास में फूड पैकेट को रिलीज कर दिया, और जैसे ही फूड पैकेट ड्रॉप किया, वो फूड पैकेट एक पर्टिकुलर पाथ लेके नीचे आएगा, तो नीचे आने का समय बता। तो जब फूड पैकेट उस हेलीकॉप्टर से रिलीज होगा, तो उस हेलीकॉप्टर की जो स्पीड होगी वही स्पीड फूड पैकेट के पास होगी। ठीक, बोलो।
at the time of release, at the time of drop, velocity of हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट। मैंने यू तो लिखा है बिकॉज वो उसकी इनिशियल स्पीड बन जाएगी, वो हो जाएगी रूट ऑफ 2gh फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द हेलीकॉप्टर। ये आ गया आपके पास। अब आपका जो फूड पैकेट है, ये फूड पैकेट मान लेते हैं, इसके पास स्पीड ऊपर की तरफ है रूट 2gh, नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिसका पॉसिबल पाथ हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब वो रिलीज किया गया वहां से, जो हाइट है वो हाइट है एच, स्मॉल एच। तो अभी आप सिर्फ काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन लगा लीजिए, तो आपको आई थिंक आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। यहाँ पे y हो जाएगा माइनस का h, यू वाई में हो जाएगा रूट 2gh इंटू टी। थोड़ा सा लेफ्ट में करके लिख देता हूँ उसको। ये होगा माइनस h और ये होगा रूट 2gh इंटू टी, ये होगा हाफ जी टी स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम के क्वाड्रेटिक बन गए। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग टी जो आएगा तुम्हारा वो 3.4 रूट ऑफ h बाई 0। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? बताओ, क्लियर है यहाँ तो कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का? ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 क्वेश्चन इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स और उसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स भी है। और इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट है 5 ग्राम की। ठीक है, मान लो ये बुलेट है और इसका समथिंग स्पीड है 210 मीटर पर सेकेंड। एक वुडन टारगेट से स्ट्राइक करता है। मान लो ये वुडन टारगेट हो गया तुम्हारा, इससे वो स्ट्राइक कर रहा है और वन हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी की कन्वर्ट हो गई है बुलेट की हीट एनर्जी में, वाइल अदर हाफ जो है वो वुड की हीट एनर्जी में हो गई। यानी कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि सारी काइनेटिक एनर्जी जो है यूज कर चुका है, हाफ करा है अपनी हीट एनर्जी निकाल में, हीट एनर्जी को इंक्रीज करने में, और हाफ हो गया इसकी हीट एनर्जी इंक्रीज करने में। यानी कि जब वो उसमें हिट करेगा, मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ही रेस्ट में आ जाएंगे और दोनों का हीट एनर्जी बढ़ जाएगा बस। तो अभी उसने बोला है, अच्छा क्वेश्चन में पूछा है कि बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो मुझे वुड से मतलब ही नहीं है। तो सीधे में ऐसे करना है कि उसकी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज कन्वर्टेड इनटू एम एस डेल्टा टी, जहाँ एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बुलेट एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी नो। आपका मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में आपको बचेगा 4, स्पेसिफिक कैपेसिटी आ जाएगा, ऊपर वी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए आपके पास वी भी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो दे रखी है 0.030 कैलोरी पर ग्राम में। उसको आप कन्वर्ट कर लेना जूल पे, तो 0.030 इंटू 4.2 अपॉन 10 की पावर -3। ये आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये एसआई यूनिट में आ जाएगी, यानी कि जूल पर ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस भी होगा, सॉरी। ठीक है, उसको आप सिंप्लीफाई करना। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 87.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर। 18 इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। इसमें कह रहा है कि 3 डिफरेंट प्रोसेस है दैट कैन अकर इन
आइडियल मोनोटॉमिक गैस, बात शोन फिगर, पी वर्सेस बी ग्राफ है आपके पास। द पाथ आर लेबल्ड एज ए से बी, पहले ए से बी ऐसे गया। अच्छा, पाथ अलग अलग दे रखे, ए से बी एक है, ए से सी एक है और ए से डी एक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर टेकन एज ई ए बी, ई ए सी, ई ए डी, एंड द वर्क डन एज डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए सी, डब्ल्यू ए डी। नाउ दे आर आस्किंग कि करंट रिलेशन क्या होना चाहिए। देखो एक बात समझना, इंटरनल एनर्जी जो होती है, या ऐसे बोलते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर इन शॉर्ट, है ना। तो अब अगर ध्यान से देखोगे, फॉर द ईच प्रोसेस ए बी, ए सी, ए डी, इनका इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर T2 है एंड फाइनली टेम्परेचर T1 आ रहा है हर पॉइंट के लिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस हर पॉइंट के लिए सेम है। आई कैन से लॉस या चेंज इन एनर्जी होगा, वो भी सेम हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ए बी, ए सी और ए डी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ वाला भी, नहीं सेकंड नंबर मैच करना चाहिए। बट उसमें वर्कडन वाला एक ऑप्शन है, वो भी देख लेना है, बी की जल्दबाजी मत करना। वर्कडन वाला देखोगे ध्यान से, तो वर्कडन देखोगे ए से बी में अगर आप, तो वो एक आइसोबारिक प्रोसेस है और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। ए बी प्रोसेस जो होगा वो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, उसमें इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, फिर आते हैं वर्कडन इन एसी प्रोसेस, वो जीरो होना चाहिए बिकॉज एसी इज आइसोपोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये तुम्हारा इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वर्कडन इन एडी प्रोसेस जो होगा वो तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज वहां पे कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। पता है ना, ये आनी चाहिए ऑप्शन। तो अभी आप इस ऑप्शन को मैच करिए, देखिए बी वाले को जरा, डब्ल्यू ए डी इज ग्रेटर देन जीरो सही है, डब्ल्यू एस इज जीरो ये भी सही है, डब्ल्यू ए डी इज ग्रेटर देन जीरो दिया है, तो ये गलत हो चुका है। इस क्वेश्चन में जो आंसर नहीं मैच कर रहा है तो ये बोनस सुधरना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, डिफिकल्ट नहीं है, बस टेक्निकल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ेंगे पहले किस टॉपिक का, ये आपका मैग्नेटिज्म टॉपिक का है। एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 2a है और वो करंट कैरी कर रहा है I, और दैट लूप इज लाइंग ऑन एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है, और such that with its center at origin, long wire carrying the same current I, अच्छा एक और लॉन्ग वायर भी है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ओके, तो हमको बताना मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट द जेड एक्सिस। ओके, ध्यान से देखना जरा, इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये अगर मैंने एग्जैक्ट प्लेन बनाया, ठीक है, इसी एग्जैक्ट प्लेन पे ही तुम्हारा वो लूप है। जैसे मान लेता हूँ, बोलो, इसी एग्जैक्ट प्लेन पे तुम्हारा वो लूप है, और बोला है कि इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा तुम्हारा ओरिजिन पे। ऐसा कुछ मान लो, ये लूप है तुम्हारा। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस। ठीक, एग्जैक्ट प्लेन पे ये आ चुका है, एक वायर है, स्ट्रेट वायर, वायर में, तो वायर जो जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट 0,b,0 है, ये वायर मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ वायर। ठीक,
उसको ये वायर कुछ इस तरीके का है, लॉन्ग जेड एक्सेस है ना, इसलिए इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक। और जो ये पॉइंट है, वो पॉइंट है उसका 0,B,0। ठीक है। तो अगर मैं इसमें करंट इधर मान लूँ तो इसमें भी मुझे करंट ऐसे माननी पड़ेगी, इस तरीके कुछ हो जाएगा। तो अब उस लूप पे, है ना, उस लूप पर अगर बात करें तो सबसे हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर आपको पता हो तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है म्यू क्रॉस बी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हमें पहले म्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आप म्यू निकालने की कोशिश करोगे, अच्छा हमें आंसर मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो वी जस्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ओनली। तो आई इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड है टू, ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और दिस वायर अगर बात करोगे तो वो आ जाएगी तुम्हारी म्यू नॉट आई अपॉन, अब उस वायर से उसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है दैट बी इज टू मच लार्जर देन ए, यानी कि उसका साइज जो है वो उतना बड़ा नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, 2 बाई बी। आपके पास बी आ चुका है। नाउ यू कैन अप्लाई टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। म्यू बी साइन थीटा में थीटा क्या होता है पता होना चाहिए। दैट इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लूप का जो डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस में आना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो वाई में आना चाहिए, बिकॉज वो लाई कर रहा है एग्जैक्ट प्लेन पे। और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो अगर राइट हैंड थंब रूल से लगाओगे तो इस के प्लेन के सरफेस के अलॉन्ग आएगी। ठीक है। और प्लेन की जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा तुम्हारा, सबको मल्टीप्लाई करके पूरा लिखना है, म्यू नॉट आई स्क्वायर। ठीक। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बी। तो अगर आप चाहो तो 2 वहां से कैंसिल कर दो पहले, उससे ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। वैल्यू पुट करनी है और कुछ काम नहीं करना है वैसे खास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो ऑप्शन 1 आ रहा है। ठीक है। समझ में आ गया बात? थोड़ा डायग्राम क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अपनी जगह हम लोग ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज द 20th नंबर। ये कंबाइंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ही माइनर सब पोर्शन यूज होगा इसमें खाली। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड दे रखा है समथिंग 0.1 c इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, और जो वेव जारी होगी वो जारी होगी सी से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है कुछ, मैं उसको ऐसे यहाँ कर लेता हूँ अभी। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्वेश्चन है तुम्हारा ये मैग्नेटिक फोर्स ही पूछा एग्जाम से। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वैल्यू होगा ये अपना उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ई मैक्स सेकेंड का। ठीक। और उसमें बोला था मैग्नेटिक फोर्स निकालो, तो पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूँ तो मुझे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी इंटू बी। ठीक है।
यहाँ से D बराबर E/C हो गया। अब हमें निकालना है एक्चुअली मैक्सिमम फोर्स, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, E मैक्सिमम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट C। याद चुका है बच्चों? ये तुम्हारा 30 है और ये इसको C डाल दो बस, E मैक्सिमम आ गया। फोर्स के लिए भी वही सीन आएगा कि QVB साइन थीटा होता है। मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के मूविंग की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऐसा होंगे भी बिकॉज अगर ध्यान से देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वाई में रिलीज किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में तो हो ही नहीं सकती, वो उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ये आ गया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन हो गया, वी तुम्हारा स्पीड यानी कि 0.1 इंटू सी जो क्वेश्चन में मेंशन है, ये 30/C हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करना, ये 4.8 × 10⁻19 न्यूटन आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 03। ठीक है, सॉरी 04। ये हो गया 20th। अगला क्वेश्चन आ गया अपना 21। 21 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इट इज फ्रॉम वेक्टर दैट आप रोटेशन मान लो, फोर्स दे रखा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि आपको टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसमें जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट का पोजीशन गिवन है, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसका भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो जो हमारे क्वेश्चन में आर वेक्टर होता है ना, आर क्रॉस एफ जो होता है टॉर्क के लिए फॉर्मूला, उसमें वो आ जाएगा ठीक है, वो आ जाएगा इसको अगर मैं इस वाले वेक्टर को मैं अगर मान लूँ आर टी वेक्टर, उसको मैं मान लूँ आर ओ वेक्टर, ये आ जाएगा आर पी वेक्टर माइनस आर ओ वेक्टर। ठीक है, दोनों माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट 4 - 1 3 आई कैप 3 - 2 j कैप माइनस के फिर -2 के। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज आर वेक्टर, इसको हम लोग आर्म लेंथ भी बोल सकते हैं अगर मैं इनटू वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। तो अभी आपके पास फोर्स वेक्टर तो ऑलरेडी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अगर आपको निकालना है टॉर्क, दैट मस्ट बी r क्रॉस f, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड के। हम लोग मैट्रिक्स मेथड से करें, आई कैप j कैप एंड k कैप 3 1 -2 1 2 3 ऑन सॉल्विंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1925। ठीक है, उसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद √x, आंसर इज x बराबर 195। ओके, ये तुम्हारा 21 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर। इसको देख लो, ये भी तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो उसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास इतना कोलाइड विद हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, तो वो एट रेस्ट था जो हाइड्रोजन एटम था। ठीक है, ओके, सून आफ्टर कोलिजन पार्टिकल कम टू रेस्ट, जो कोलिजन किया था, और एटम जो है हाइड्रोजन में है ना वो रिक्वायर एंड गोज टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, ग्राउंड से फर्स्ट पे पहुंच गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज n/4, द वैल्यू ऑफ m दे वांट टू नो, द वैल्यू ऑफ m दे वांट टू नो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास दे रखा है 1 गीगा मोल गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर गिवन है। तो एक्चुअली मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इस वाले को m मान लूं, ये वाला मेरा एक 5m बन जाएगा। बताइए, अब मैं यहाँ पे लगा दूं, देखो कोलिजन वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम, ठीक है। m v नॉट प्लस 0 बराबर, after collision they are moving together, 5m, sorry, after collision particle will be at rest in hydrogen atom will have some speed 5m v dash, तो on solving यहाँ से तुम्हारा v dash का एक्सप्रेशन आ चुका है v नॉट बाई 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी के आई माइनस के एफ, ठीक, जो कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ 5m वी नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर, ऑन सिंप्लीफाइंग आएगा 4/5 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 को सोचो क्या है ये, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जो है ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वैल्यू के मैंने लिख दी, ठीक है, क्लियर। अब अच्छा, ये जो लॉस हुआ है ना काइनेटिक एनर्जी का, कहीं पे तो कन्वर्ट हो रहा होगा, एक्चुअली में वो हाइड्रोजन एटम ने ही ले लिया वो एनर्जी, वो एनर्जी से क्या हो रहा है, वो एक्साइट करके फर्स्ट स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड से फर्स्ट स्टेट में जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, लैक ऑफ स्पेस में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से इस स्टेट से जब वो इस स्टेट में पहुंचेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो भाई हमें डिफरेंस पता है हाइड्रोजन के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई इतनी एनर्जी चाहिए उसको उस वहां तक आने के लिए। तो भाई ये एनर्जी कहाँ से आएगी, क्वेश्चन उठता है, ये एनर्जी आएगी वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म से। तो बस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 4/5 एम वी नॉट, अब एम वी नॉट स्क्वायर को बाई 2 को मैं के बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं कह सकता हूँ के, यहाँ से तुम्हारा के कुछ आ जाएगा, के ऑन सिंप्लीफाइंग आएगा 51/4 यूनिट, ओके। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद 10/4 से, ये देखो लिखा है what you got वैल्यू ऑफ n, n यहाँ से 51 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है ऑन सॉल्विंग, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ओके। इसको भी मैं आंसर के लिए कर दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23, बीम ऑफ मास, a beam of electron energy E scattered from a target having atomic spacing 1 degree 1 angstrom first maximum। ये थोड़ा डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लग रहा है, और उसमें एक डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट है उससे कुछ रिलेटेड है, उसमें एक फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट मैक्सिमम बात करें तो n लैम्डा फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 1 कर देंगे आप, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, जो सेपरेशन है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 इंटू डी की पावर -2, और ये हो गया साइन 60 डिग्री, लैम्डा लैम्डा हमारा हो जाएगा कितना, अच्छा हमें बताना है फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स एट, देन ई में ई मतलब ईएमएफ फाइंड करना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो 150 अपॉन ईएमएफ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये सॉल्व करके 50 वोल्ट कुछ आ जाएगा, वी कह रहा हूँ ईएमएफ जो आएगा 50 वोल्ट आएगा, ठीक है। Okay. ठीक, क्लियर है तक बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24th नंबर, 24th नंबर इज फ्रॉम ऑप्टिक्स,
कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंसिस्ट ऑफ एन हाई लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा FO बन गया, और 5 सेंटीमीटर जो तुम्हारा है वो तुम्हारा बन गया FE। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन देम इज गिवन समथिंग, तो मैं इसको अभी मान लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज V0 प्लस UE। ठीक, मैं डायग्राम नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना जरा। मैं डायग्राम में पूरा डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, बस अभी मैं कन्वेंशनली डेटा को दिखाने के लिए कर देता हूँ ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारे दोनों लेंस हो गए। आपको बस जो डायग्राम है उसमें खाली जो डिस्टेंसेस है खाली बस इतनी है जो वही समझनी है। ठीक है, तो एक आई लेंस, एक हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई लेंस हो गया। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ये और ये शायद पूछा है। तो कैसे होगा? अच्छा, एक चीज और पढ़ लेता हूँ आगे। एट विच द स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम एन अपॉन 40 सेंटीमीटर। स्ट्रेन इज मिनिमम यानी कि रिलैक्स स्टेट में होगा। तो फॉर रिलैक्स जो आई, हमको पता है कि जो इमेज बननी चाहिए वो इंफिनिटी पे बननी चाहिए आई लेंस से। ये तभी हो सकता है जब आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो फोकस पे रखा हो उसके। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो फॉर रिलैक्स्ड आई हमारा वी हो गया इंफिनिटी, तो ये वी एक तरीके से आई लेंस के लिए वी ई हो गया। उसके लिए फिर यू फॉर आई लेंस कितना होगा? वो हो जाएगा फोकल के बराबर। जो क्वेश्चन में मेंशन है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा यू ही तुम्हारा आ गया 5 सेंटीमीटर। मैं उसको नीचे बोलता हूँ, है ना? तो ये बातें समझ में आ रही है? मतलब अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इससे जो भी इमेज बनेगी वो यहाँ भी बनेगी, सच दैट ये डिस्टेंस जो हो रही होगी एक्चुअली होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस लेंस, और बिकॉज ऑफ दैट की जो अभी इससे जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी में बनने वाली है, मस्ट बी दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज फोकस पॉइंट। बोलो, तो यहाँ से वी इंफिनिटी आ गया, तो यूवी बराबर रहती है, तो यूवी 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ध्यान से, मान लो मैं ये बोलता हूँ कि ये इमेज बन रही होगी बच्चों, ये डिस्टेंस जो होगा ये हो गया ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस, दैट इज इक्वल टू एफ। तो हमारे पास V0 प्लस यूवी का वैल्यू क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर गिवन है, और यूवी हमको 5 पता चल चुका है बच्चों। इसके अकॉर्डिंगली मैं वीओ आराम से फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या आ गया बताओ? ये आ गया इस लेंस से जो इमेज बन रही होगी उसका लेंस से डिस्टेंस, और हमें अब यू यूओ ही फाइंड करना है। अब अगर मैं बात करूँ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक, बोलो, इसको सिंप्लीफाई करना, तो u0 का जो तुम्हारा मॉड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा 1.25 सॉल्व करने को। ठीक है, अब इसको इक्वल टू करना है एज पर द क्वेश्चन n/40 सेंटीमीटर। यहां से बताओ n कितना आ जाएगा? ये 5/4 बन जाएगा। ठीक है, ये आएगा 50। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, इसमें ये बात समझ में आएगी होगी, एफओ पता ही है इनको, वी हमने अभी निकाला है, खाली यूओ निकालना है। ठीक है, क्लियर? ये हमारा 24 हो गया, दिस इज फ्रॉम द ऑप्टिक्स
optical instrument. Now we are shifting the last question, 25th number. There are two concentric circular coils of coils are C1, C2. Placed in XY plane, C1 में 500 टर्न्स हैं, C2 रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर है, C2 has 200 टर्न्स एंड टर्न्स एंड रेडियस इतनी है, तो C मतलब पहली कॉइल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। पहली कॉइल कुछ ऐसी होगी तो दूसरे वाले कॉइल कुछ ऐसा होगा। तो पहली वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू द सेकेंड कॉइल, वो हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, बी ड्यू टू सेकेंड कॉइल का एक्सप्रेशन लिख लो, उसको मैं B2 बोल सकता हूँ। वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स N2 म्यू नॉट करंट I2 बॉन्ड 2 उसका रेडियस R2। ठीक, यही मैग्नेटिक फील्ड वो फील कर रहा होगा कॉइल 1। ठीक है, अच्छा पूछा है आपको EMF इंड्यूस्ड, EMF हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखिएगा फॉर द फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड और उसका एरिया। ठीक है, ये V2 जो ऊपर निकाला है नीचे रखोगे आके इस phi1 के एक्सप्रेशन पे, व्हाट यू गॉट N1 into म्यू नॉट I pi R1 square upon 2 R2 upon 2 R2। ठीक है, एक्सप्रेशन क्लियर है सभी को? ये phi1 आ गया, EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा d phi by dt, वो भी आप डिफरेंशिएट कर लो। अच्छा करंट एक चीज समझना, और तो d phi by dt करोगे, जो करंट है इन सेकेंड कॉइल और ये जो I2 है ना, इसका एक्सप्रेशन दिया है हमको 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। तो एक्चुअली में बाकी सब तो में कांस्टेंट आ जाएंगे, सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, N1 N2 म्यू नॉट I पाई R1 स्क्वायर बाहर अपॉन 2 R2 बाहर, और ये हमें सिर्फ d बाई dt ऑफ दिस होल इक्वेशन करनी है। क्या लिखी हुई है वो, 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना यार, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 10t माइनस 2। ये जो पूरा टर्म है इसको भी ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, और ये आ गया 10t माइनस 2। अब ये तुम्हें सिर्फ सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, और तुम्हें t बराबर 1 पुट कर देना। तो ये सॉल्व करने पे 0.8 मिली वोल्ट आता है। ठीक है, 0.8 मिली वोल्ट, या इसको मैं ऐसे करता हूँ 4/5 4/5 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो इससे, कंपेयर विद 4/x, x आ गया तुम्हारा कितना 5। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू।